ये हैं जनकपुर गांव के इकलौते स्कूल के हेडमास्टर प्रेमनाथ। गांव वाले प्रेमनाथ बाबू की बहुत इज्जत करते हैं। नमस्ते मास्टर जी। अरे चंदू नंदू, नमस्ते नमस्ते। सब ठीक है ना भाई? हाँ जी मास्टर जी, जिस गांव के बच्चों को आप जैसे मास्टर पढ़ाते हो वहाँ सब ठीक नहीं होगा तो और क्या होगा मास्टर जी। हा। चलो अच्छी बात है चंदू नंदू। प्रेमनाथ को गांव के सभी बच्चों को पढ़ाना बहुत पसंद था। वो चाहता था कि गांव का हर बच्चा पढ़ लिख कर पूरे गांव का नाम रोशन करे, और वो अपने इस काम को बड़ी ईमानदारी से करता था। प्रेमनाथ के घर में उसकी पत्नी मिथिला देवी और 2 बेटियां थीं जो अभी छोटी थीं। छोटी बेटी सविता बहुत सुंदर थी और बड़ी बेटी रागनी सांवले रंग की थी और ज्यादा सुंदर नहीं थी, लेकिन वो पढ़ने लिखने में बहुत होशियार थी। प्रेमनाथ को बड़ी बेटी रागनी पर बहुत गर्व था और उसे विश्वास था कि एक दिन वो पढ़ लिख कर न सिर्फ उसका बल्कि पूरे गांव का नाम रोशन करेगी। वहीं छोटी बेटी सविता पढ़ने लिखने में कुछ ज्यादा अच्छी नहीं थी और प्रेमनाथ हमेशा उसे पढ़ने के लिए बोलता था, पर वो कोई ना कोई बहाना बना देती थी। अरे सविता, तुम भी पढ़ लिया करो। देखो, तुम्हारी बड़ी बहन रागनी हमेशा पढ़ती रहती है और देखना एक दिन वो पूरे गांव का नाम रोशन करेगी। हाँ पिताजी, पढ़ लूंगी। आप चिंता मत करो। जब देखो आप मुझे डांटते रहते हो और बड़ी दीदी को तो कुछ भी नहीं कहते। मिथिला देवी सांवले रंग की वजह से बड़ी बेटी रागनी को कम पसंद करती थी। उसके सांवले रंग और शक्लो सूरत पर हमेशा ताने मारती रहती थी। ओरे रागिनी की बच्ची, तू हमेशा पढ़ती रहती है क्या? बस कभी अपनी शक्ल सूरत पर भी ध्यान दे लेकर। अगर ऐसा ही रहा ना तो तुझ जैसी काली कलूटी से शादी कौन करेगा? अरे जिंदगी भर क्या पढ़ती ही रहेगी क्या? अपनी माँ की बात सुनकर रागनी बहुत निराश हो जाती थी और वो सोचने लग जाती थी। माँ बस मेरी शक्ल सूरत और मेरे काले रंग पर ही ताने मारती रहती हैं। क्या सिर्फ रंग रूप ही सब कुछ होता है इस दुनिया में? धीरे धीरे समय बीतता गया। प्रेमनाथ अपने स्कूल में बच्चों को पढ़ाता था और अपने शिक्षक होने का कर्तव्य बहुत ही ईमानदारी से निभाता। प्रेमनाथ को स्कूल से जितनी भी तनख्वाह मिलती उससे वो अपना गुजारा करता था और खुशी खुशी अपना जीवन यापन करता था। अब धीरे धीरे दोनों बेटी बड़ी हो गई थी और अब बेटियों की शादी करने की बारी भी आ गई थी। अरे सुनते हो, बिटिया बड़ी हो गई है। हाँ, और अब हमें लड़का ढूंढना शुरू कर देना चाहिए। और वैसे भी इस रागिनी की बच्ची का तो रंग ही इतना काला है, पता नहीं इसकी शादी होगी भी या नहीं। ना जाने कोई इसे पसंद भी करेगा या नहीं। आप तो अभी से लड़का देखना शुरू कर दीजिए। अरे चुप रहो, तुम हमेशा यही सब बातें करती रहती हो। हमारी बिटिया रागनी पढ़ने में बहुत होशियार है और देखना एक दिन उसके लिए लड़कों की लाइन लगी होगी। अच्छा हाँ, ठीक है, देखता हूँ कोई लड़का उसके लिए। फिर एक दिन रागनी के रिश्ते के लिए लड़के वाले उसे देखने आते हैं। सभी लोग चाय पर बैठकर बात कर रहे होते हैं। अजी, हमारा लड़का तो लाखों में एक है। हाँ, ऐसा लड़का आपके ढूंढने से भी नहीं मिलेगा। बहुत अच्छा कमाता है हमारा कपिल और बहुत समझदार भी है। अजी, हमारी लड़की भी कोई कम नहीं है। वो पढ़ने में बहुत होशियार है। पूरे गांव में पढ़ाई के मामले में हमारी बिटिया का कोई जवाब नहीं है। हाँ, अरे जिस घर भी जाएगी ना उस घर का नाम रोशन कर देगी हमारी बिटिया। देखो तो कैसे तारीफों के पुल बांध रहे हैं, जैसे कोई हूर की परी हो इनकी बेटी। लड़का इतना अच्छा है, मुझे तो नहीं लगता यह उस काली कलूटी रागनी को पसंद करेगा। पढ़ाई से शादी थोड़ी ना होती है, शक्ल सूरत नाम की चीज भी कुछ होती है। अजी चलिए,
अब लड़की को भी बुलाइए जरा, हम भी देखें कैसी है आपकी लड़की। थोड़ी देर बाद रागनी वहां आती है। जैसे ही रागनी उन लोगों के सामने पहुंचती है, सभी लोग रागनी के रंग रूप को देखकर चौंक जाते हैं। उसके रंग रूप को देखकर लड़के की माँ बहुत गुस्सा हो जाती है और कहती है, अजी आप तो बड़ी तारीफ कर रहे थे अपनी लड़की की, यह तो हमारे लड़के के लायक बिल्कुल भी नहीं है। कहाँ हमारा लड़का और कहाँ आपकी लड़की। हमें यह रिश्ता बिल्कुल भी मंजूर नहीं है। माफ कीजिएगा मास्टर जी, हम तो गांव में आपका नाम सुनकर आए थे। अगर हमें पहले ही पता होता आपकी लड़की ऐसी है, हम तो देखने भी नहीं आते। उस औरत की बात सुनकर प्रेमनाथ बहुत निराश हो जाता है और रागनी बहुत उदास होकर अपने कमरे में चली जाती है और रोने लगती है। धीरे धीरे ऐसे जो कोई भी रागनी को देखने के लिए आता, वो उसकी शक्ल सूरत पर उसे रिजेक्ट कर देता और रिश्ता करने से मना कर देता था। इन सब चीज़ों को देखकर रागनी बहुत निराश हो गई थी और वो अब चुपचाप रहने लगी थी। इस बात का असर उसकी पढ़ाई पर भी पड़ रहा था। तो वहीं धीरे धीरे छोटी बेटी सविता की उम्र भी अब शादी लायक हो गई थी। एक दिन मिथिला देवी प्रेमनाथ से कहती है, सुनिए जी, मुझे नहीं लगता कि इस रागनी की बच्चे की कभी शादी भी होगी। इसकी शक्ल और रंग रूप देखकर कोई भी इसे पसंद नहीं करता। मुझे तो लगता है अब हमें इसकी शादी के बारे में सोचना ही बंद कर देना चाहिए और हमें सविता की शादी कर देनी चाहिए। आखिर सविता की उम्र अब शादी लायक हो गई है। अपनी माँ की ये बात किचन में खाना बना रही रागनी भी सुन लेती है और वो बहुत उदास हो जाती है और जोर जोर से रोने लगती है। भगवान ने मुझे कैसा रंग दिया है, कोई भी मुझे पसंद नहीं करता। इस दुनिया में कोई भी अच्छाई नहीं देखता, लोग सिर्फ शक्ल सूरत को ही देखते हैं। मेरी वजह से बेचारी सविता की शादी भी नहीं हो पा रही है। मुझे अब इस दुनिया में रहना ही नहीं है। ये कहकर निराश रागनी गांव की पहाड़ियों के पास चली जाती है और रोते रोते कहती है, पिताजी मुझे माफ कर देना, मैं आपके सपनों को पूरा नहीं कर पाई। एक आप ही हैं जिन्होंने हमेशा मेरा साथ दिया। मुझे माफ कर देना पिताजी, मैं आज आपको छोड़कर जा रही हूँ, मुझे माफ कर देना। इतना कहकर रागनी उस पहाड़ी से छलांग लगा देती है और नीचे नदी में कूद जाती है। कुछ समय बाद रागनी खुद को परीलोक में पाती है, जहाँ रानी परी और बाकी परियां भी खड़ी होती हैं। मैं कहाँ हूँ? मैं किस जगह पर हूँ? और आप लोग कौन हैं? मैंने तो अपनी जान देने के लिए नदी में छलांग लगाई थी, तो फिर यहाँ कैसे पहुँची? बेटा रागनी, हाँ तुमने नदी में छलांग लगाई थी, लेकिन तुम कोई मामूली इंसान नहीं हो। तुम एक परी हो और तुम परीलोक में हो बेटी। रानी परी ने तुम्हें सजा देने के लिए बदसूरत बनाकर धरती लोक पर भेजा था। तभी रागनी अचानक अपने परी रूप में आ जाती है और वो बहुत सुंदर परी बन जाती है। अपने इस नए रूप को देखकर वो बहुत खुश होती है और सारी बात अब उसे समझ आ जाती है। रागनी, अब तुम अपने परी रूप में आ गई हो और तुम्हारी सजा भी पूरी हुई और अब तुम इस परीलोक में रह सकती हो। ये बात सुनकर रागनी रानी परी से कहती है, नहीं परी रानी, मैंने एक इंसानी रूप में जन्म लिया था और अब मैं धरती पर ही इंसानी रूप में रहना चाहती हूँ। वहाँ मेरे माता पिता हैं जो मुझे बहुत प्यार करते हैं और मेरे लिए परेशान हो रहे होंगे। ठीक है रागनी, अगर तुम इंसानी रूप में रहना चाहती हो तो तुम रह सकती हो और फैसला तुम्हारा है। रानी परी से आज्ञा लेकर रागनी फिर से धरती पर वापस आ जाती है।
और इस बार वो अपने इस नए सुंदर रूप को लेकर अपने घर पहुंच जाती है। रागिनी का ये सुंदर रूप देखकर उसकी माँ और बहन सविता दंग रह जाते हैं। इसके बाद रागिनी अपने पिता को सारी बात बता देती है। पिताजी, मुझे माफ कर दीजिए। मैंने निराश होकर गलत कदम उठाने की कोशिश की, लेकिन अब मैं पहले जैसी नहीं रही और अब मैं सुंदर हो गई हूँ। अब मैं आपको कभी नहीं परेशान करूँगी पिताजी। रागिनी की बात सुनकर प्रेमनाथ बहुत खुश होता है और उसे अपनी बेटी पर बहुत गर्व होता है। देखा मिथिला, मेरी रागिनी ना सिर्फ दिल से बल्कि अब शक्ल और सूरत से भी पूरे गांव में सबसे ज्यादा सुंदर हो गई है। हाँ, और हाँ, मुझे अपनी बेटी पर बहुत गर्व है। देखा, मैं कहता था ना कि एक दिन ये हमारा नाम जरूर रोशन करेगी। और फिर कुछ ही दिन बाद रागिनी पढ़ लिखकर अपने पिता का नाम पूरे गांव में रोशन कर देती है और रागिनी की शादी भी एक बड़े खानदान में हो जाती है, जहां रागिनी खुशी खुशी अपना जीवन बिताने लगती है। तो प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। हमारी इस कहानी को लाइक करें, शेयर करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।